.com पे आए। डाउनलोड नाउ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा आज से। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन में करेंगी शिरकत। दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया माता वैष्णो देवी धाम में तजदीद शुदा पार्टी भवन और स्काई वॉक का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मराकश के सरकारी दौरे पर। IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में करेंगी शिरकत। कई ममालिक और तंजीमों के साथ सरमायाकारी और बाहिमी मीटिंगों के अलावा G20 की भारतीय सरबराही में G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों की चौथी मीटिंग में भी लेंगी हिस्सा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलंबो में इंडियन ओशियन रेम एसोसिएशन के रुकन ममालिक की वुज़रा कौंसिल की 23वीं मीटिंग में करेंगे शिरकत। भारत को साल 2025-27 के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मिलेगी सदारत। डॉक्टर जयशंकर कोलंबो में 2 तरफा मीटिंग में लेंगे हिस्सा। इसराइल ने बैरून मुल्क तैनात अपने फौजियों को जंग में शामिल होने के लिए वापस बुलाया। इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक 1800 अफराद की हो चुकी है मौत। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज पहुंचेंगे इसराइल। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा गजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग हुए बेघर। खेलों में ICC वर्ल्ड कप में आज भारत के सामने होगा अफगानिस्तान का चैलेंज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। सदर राजभवन में मकामी कबायली ग्रुपों और ख़वातीन के खुद इमदादी ग्रुपों के अरकान से भी बातचीत करेंगी। वो राजभवन में अपने एजाज़ में मुनक़दा शहरी इस्तक़बालिया तक़रीब में भी शिरकत करेंगी। सदर जुमेरात को श्री माता वैष्णो देवी भी जाएंगे, जहाँ वो तजदीद शुदा पार्वती भवन और स्काई वॉक का इफ्तिताह करेंगी। और सदर द्रौपदी मुर्मू आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी। सदर बनने के बाद ये उनका कश्मीर का पहला दौरा होगा। सदर श्रीनगर में शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करेंगी। उसके बाद सदर को फौजी कमांडरों के जरिए जम्मू कश्मीर बलखुसूस वादी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद सदर कश्मीर यूनिवर्सिटी जाएंगी। वो वहाँ पर कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर का कश्मीर के मकामी कबाइल और खुद इमदादी ग्रुपों के ख़वातीन के साथ बातचीत करने का भी प्रोग्राम है। हमारे नामनिगार ऋषि कुमार ने सदर जमहूरिया के दौरे के हवाले से कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलुफर खान से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रही हैं और वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पहली बार पहुंचेंगी। हमारे साथ श्रीनगर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलुफर खान हैं। मैम, जिस तरीके से महामहिम का ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं, तो कैसे आप स्वागत कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका? आपने देखा होगा पूरी यूनिवर्सिटी सजी हुई है। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनके स्वागत के लिए हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ही वो डिलाइटेड हैं कि वो जो है मेडल्स, गोल्ड मेडल्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथ से लेंगे और ये तो
उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। हमारे लिए भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक ऑनर है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आ रही हैं। उनका ये मेडन विजिट है JNK UT का, और वो पहली दफा हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं। आपके यहाँ जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो अवार्ड उनको मिलेगा, उनकी क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं, किस कैटेगरीज में उनको दिया जा रहा है? जैसे कॉन्वोकेशन में होता है, गोल्ड मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दी जाती है, PhD हो, MPhil हो या MSc हो या अंडर ग्रेजुएट के हो, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हर एक फैकल्टी के टॉपर को गोल्ड मेडल दे रही हैं। और बाकी जो बाद में है, हम PhD सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, MPhil करेंगे, मास्टर्स डिग्रीज जो है और UG की वो कन्फर होंगी। जैसे आपको पता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है JNK UT का, 1948 में एस्टैब्लिश हुई है, और ह्यूज नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है हमारे साथ एफिलिएटेड है, अराउंड 200 कॉलेजेस। तो इट्स अ बिग नंबर UG स्टूडेंट्स जिनको डिग्री कन्फर की जाएगी। ऐसे ही हमारी बहुत ही नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं। हमारे 4 कैंपसेस हैं बिसाइड्स आवर मेन कैंपस। ये जो हजरतबल का आप देख रहे हैं, कुपवारा कैंपस है, बारामूला कैंपस है, अनंतनाग कैंपस है, एक जम्मू में कैंपस है। तो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको भी डिग्रीज कन्फर की जाएगी, एंड PhDs फ्रॉम ईच फैकल्टी प्लस MPhil फ्रॉम ईच फैकल्टी। तो हमने बात की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, जिनका कहना है कि हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के आने से उन्हें एक मोरल बूस्टअप है, और यहाँ के जो छात्र हैं वो दिनों दिन मेहनत करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया का नाम भी कमा रहे हैं। कैमरा में जयशंकर के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, श्रीनगर। और दिल्ली NCR में NIA की टीम आज छापेमारी कर रही है। दिल्ली NCR में NIA की टीम छापेमारी कर रही है। अभी ये ताज़ा खबर मौसूल हुई है दिल्ली NCR से। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण मराकश के सरकारी दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सालाना इजलास में शिरकत करेंगी। इसके साथ वज़ीर ख़जाना कई दीगर मीटिंगों में भी शिरकत करेंगी। ये मीटिंगें आज से 15 अक्टूबर तक मराकश के शहर मराकज में हो रही हैं। इन सालाना मीटिंगों में दुनिया भर के वज़राए ख़जाना और मरकजी बैंकर्स भी शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण के साथ एक वफ्द भी मराकश पहुंच गया है। वफ्द में वजारत खजाना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अफसरान शामिल हैं। इसके साथ ही वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की चौथी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के 3 रोज़ा दौरे पर आज कोलंबो में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के रुकन ममालिक के वज़रा की कौंसिल की 23वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में भारत साल 2023-25 के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के नायब सदर का किरदार अदा करेगा और बाद में साल 2025-27 के लिए इस एसोसिएशन के सदर का ओहदा संभालेगा। इस मीटिंग में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की हालिया सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा और मुस्तकबिल में ताउन की सिमत तय की जाएगी। डॉक्टर जयशंकर कोलंबो में 2 तरफा बातचीत में भी हिस्सा लेंगे। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में एक किताब का इजरा किया है। जवाहरलाल कौल की लिखी गई इस किताब का उन्वान है जम्मू कश्मीर माई हार्ट हेवन। इस किताब में जम्मू कश्मीर की तारीख से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया गया है। अपने खिताब में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां दफ़ा 370 का सहारा लेकर अपने सियासी मफादात को आगे बढ़ाती रही हैं। जब 1975 में इमरजेंसी लगी और इंदिरा जी ने 42nd 43rd अमेंडमेंट लाया, जिसमें बहुत सारे चीजें आई, एक उसमें था विधानसभा और संसद का कार्यकाल 6 साल किया, तो शेख अब्दुल्ला वहां थे, तुरंत उसको अपना लिया गया क्योंकि दे हैड द प्रेरोगेटिव टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट द इंडियन लॉज। लेकिन जब मोरारजी भाई आए 3 साल बाद, तो 45th 46th आई अमेंडमेंट और उसको रिवर्स किया। सारी विधानसभाओं के और लोकसभा का अवधि काल 5 साल पुनः रिस्टोर किया गया। उस समय इन्होंने 370 पकड़ दिया, बोले यहाँ 370 है। तो एक्चुअली दोज हु आर अपैरेंटली ट्राइंग अगेन ब्लैकमेल, डिसीट एंड ग्रीड, ये बात प्रमाणित होती है।
और अगली खबर पराली से मुतालिक है। पराली जलाने को रोकने के लिए हरियाणा हुकूमत की स्कीमों का असर नजर आ रहा है। किसानों ने अब पराली के बंदोबस्त के तरीके तेजी से अपनाने शुरू कर दिए। इसका असर ये हुआ है कि हरियाणा में पराली जलाने के वाकयात में नुमाया तौर पर कमी आई है। हरियाणा के 22 में से 9 अजला में पराली जलाने के 2022 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खेत में आग लगने के वाकयात सिफर या बहुत ही कम हैं। 4 अजला यानी पलवल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले साल में खेतों में आग लगने के वाकयात को कम करके 100 तक लाया गया है। हरियाणा हुकूमत धान की पराली को जलाने के वाकयात को नुमाया तौर पर कम करने के लिए मुख्तलिफ माली मराहत और स्कीमें भी नाफिज कर रही है। दूसरी जानिब पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। 8 अक्टूबर की रात को मोहाली में 36 मकामात पर पराली जलाने के वाकयात सामने आए, जिसकी वजह से 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक सीजन में पराली जलाने के कुल मामलात की तादाद 969 हो गई है। मरकजी वजारत ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में धान की पराली को जलाने के मामले में पंजाब 6 रियासतों में सबसे आगे है। बासमती चावल के जायके और मेयार को बचाने के लिए 10 कीड़ेमार अद्वियात पर पाबंदी लगा दी गई है। किसान इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से बासमती का असल जायका ख़राब हो रहा था और यूरोपीय ममालिक को बासमती के बरामद में 15% तक कमी वाक़ई हुई थी। मगरबी यूपी के 30 अजला में बासमती की काश्त की जाती है। इस सूरत हाल में ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे के एडिशनल डायरेक्टर त्रिपुरारी प्रसाद चौधरी ने 30 अजला में 10 कीड़ेमार अद्वियात पर पाबंदी लगा दी है। इन पर पाबंदी लगाने से बासमती का मेयार और इसका असल जायका बच जाएगा। इससे बासमती की बरामद में भी इजाफा होगा। इस बारे में किसानों को भी आगाह किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने 2024 के लिए दुनिया भर की मईशतों की तरक्की की पेशेनगोई की है, जिसमें भारतीय मईशत की शरह नमू दुनिया में सबसे ज़्यादा 6.3% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। इस पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, हमारे लोगों की ताकत और हुनर ने भारत को दुनिया में तरक्की और इख्तिरा का पावर हाउस बना दिया है। हम अपनी इस्लाहात के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मजबूती के साथ खुशहाल भारत की तरफ अपना सफर जारी रखेंगे। और बेटियां किसी भी लिहाज से बेटियों से कम नहीं होती, लेकिन अगर मौका दिया जाए तो बेटों से आगे निकलकर शोहरत भी कमाती हैं। हरियाणा के करनाल की बेटियों ने भी ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है, जहां बड़ी तादाद में बेटियां सरकारी स्कीमों में शामिल होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और खुद कफीली की जिंदगी गुजार रही हैं। हरियाणा के करनाल की इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि वो बेटों से कम नहीं हैं। सरकारी स्कीमों में शामिल होकर बड़ी तादाद में बेटियां खुद इन्हिसारी की जिंदगी गुजार रही हैं। यहाँ बहुत सी खवातीन हैं जो ज़राअत और कारोबार में अपनी पहचान बना रही हैं। न सिर्फ शहर की खवातीन बल्कि देहात की खवातीन भी सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाकर कामयाबी की सीढ़ियों पर आगे बढ़ रही हैं। जहां कुछ देही खवातीन LED बल्ब बनाने की तरबियत लेकर अपना कारोबार कर रही हैं, तो वहीं कुछ नाबार्ड की मदद से दूसरी खवातीन के साथ मिलकर दूध और इसकी अशिया का कारोबार कर रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं थी। उस टाइम पे हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। थोड़ा GLG में हमने LED बल्ब की ट्रेनिंग ली दहा गाँव में। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंदर ये इच्छा जाहिर हुई कि मैं खुद का काम शुरू करूँ LED बल्ब का। तो उसमें हमने ट्रेनिंग लेने के बाद अपने यहाँ खुद का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हमने LED बल्ब बनाने का काम शुरू किया। PNB बैंक ने हमें 3 लाख का लोन दे दिया। उस 3 लाख के लोन में हमने छोटे मोटे अपने काम धंधे स्टार्ट किए, जैसे पशुपालन वगैरह। तो फिर सर हमने जैसे फिर उसके बाद हमने ये लोन पे करने के बाद फिर दोबारा से हमारा 5 लाख का लोन सेक्शन हुआ। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब हम अपना खर्चा अपने बच्चों को पाल सकते हैं आराम से किसी के। अब हम पहले प्राइवेट लोन मिलते थे, ब्याज ज़्यादा मिलता था उनसे। अब हम इससे खुश हैं, हमारा उनसे पेंडा छूट गया और हम सरकार से 1 रुपया ब्याज पे हमको पैसा मिलता है। इसके साथ साथ बहुत सी खवातीन दीगर खवातीन को माली ख्वानगी और सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह करने के लिए भी काम कर रही हैं। आज तकरीबन 2000 खवातीन बैंकों से माली इमदाद लेकर अपना कारोबार कर रही हैं। इसी तरह करनाल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी 10 से 12 खवातीन पर मबनी अवामी फलाही कमेटियां तश्कील देकर खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों से जोड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का हमारा जो मकसद होता है बनाने का, वो होता है बचत करना, ताकि महिलाएं छोटी छोटी बचतों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें।
जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी महिलाएं ऐसी मिलती हैं जिनका बैंक में खाता भी नहीं है, और उनका सबसे पहले बैंक में खाता खुलवाया जाता है। खाता खुलवा के उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़कर और 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी उनकी इच्छा होती है उनकी बचत करवाते हैं। बैंक से स्कीम्स हैं जैसे PMSBY है, जैसे बीमा, APY पेंशन है, बैंक से कई प्रकार की स्कीमें हैं। तो मैं जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनको बैंक से जोड़ती हूं, उनको वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती हूं। बहुत सी खवातीन ICT से तरबियत भी ले रही हैं। इसी तरह नाबार्ड और दीगर जराए से तकरीबन 22,000 खवातीन को किसी न किसी तरह के खुद रोजगार से जोड़कर उन्हें खुद ही निसार बनाने का काम किया गया है। करनाल से DD न्यूज से पवन शर्मा की रिपोर्ट। और अब पेश है दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। सबसे पहली खबर जो उर्दू अखबारात के जायजे में हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग से मुतालिक है। नेतन्याहू जो इसराइल से हैं उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन, सूरत हाल से उन्होंने आगाह किया। हिंदुस्तान के लोग इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ, वज़ीर आज़म का बयान। और इस बीच फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत हिंद से अपील आई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो गज़ा पट्टी में इसराइल के हमलों को रोकने के लिए मुदाखलत करें, और साथ ही साथ गज़ा का मुहासरा आलमी कानून के तहत ममनू है। UN ने अपील की है कि गज़ा में इंसानी हमदर्दी के लिए राहदारियाँ खोली जाएँ, और साथ ही साथ वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको बंद ना किया जाए इसराइल की तरफ से। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो खबर भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है, और ये गज़ा के मुहासरे से मुतालिक है, जिसमें आलमी कानून के तहत गज़ा के मुहासरे को ममनू करार दिया गया है UN की तरफ से। सहाफ़त से अगली खबर लेंगे। सहाफ़त की सुर्खी और ये अरब लीग का हंगामी इजलास, इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जद्दोजहद और जंग के हालात पर अरब लीग ने एक इजलास तलब किया है, और इसमें इन हालात को काबू में करने के लिए और जंग को रोकने के लिए बातचीत और गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूज़ क्लिक मामला, दिल्ली कोर्ट ने 10 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेजा प्रागश चक्रवर्ती को, और उसके बाद जो खबर है वो हम ले रहे हैं सहाफ़त से ही, और ये सुर्खी है आयुर्वेद इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ जानवर और पौधों को भी फ़ायदा पहुँचाता है, सरबनंद सोनोवाल का बयान। और आयुर्वेद को बढ़ावा देने की सिमत और ख़ास तौर से कुदरती तौर पर जो राइज मेडिसिन या अद्वियात हों उनको फ़रोग़ देने की तरफ ज़ोर दिया जा रहा है। अगली खबर हम लेंगे हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। दिल्ली में ब्रिक्स बैन अल-अक़वामी मसाक़ती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज से होगा, और 8वीं ब्रिक्स बैन अल-अक़वामी मसाक़ती कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनेक़ाद दारुल हुकूमत में किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने नई और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है। और इसके साथ ही अगली सुर्खी भी जो हम ले रहे हैं वो भी हिंदुस्तान और इटली के दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ राय से मुताल्लिक़ है। हिंदुस्तान और इटली ने मुख्तलिफ दिफाई शोबों में ताउन को बढ़ाने के लिए एक माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसमें तहक़ीक़ और तरक्की और मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका मंसूबों का क़याम शामिल है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। ज़हनी सेहत एक आलमी इंसानी हक़ है, और ये मनसुख मांडविया का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सेहत और फलाह बहबूद के मराकज़ ज़हनी सेहत और आसाबी और मादाई तौर पर दबाव से पैदा होने वाली ख़राबी के लिए प्राइमरी हेल्थ और ख़िदमात के इंतज़ाम की सहूलत फराहम करेगा। आगे बढ़ेंगे अब अखबारात के जायज़े के बाद बैनुल अक़वामी ख़बरों की तरफ। अफ़गानिस्तान में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 बताई गई है। बताया जा रहा है कि ज़लज़ला सुबह 6:11 बजे आया है। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान के शहर हिरात से 28 किलोमीटर के फासले पर 10 किलोमीटर अंदर था। आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते बड़े पैमाने पर आने वाले ज़लज़ले से काफ़ी जानी नुकसान हुआ था। हफ्ते को भी अफ़गानिस्तान के सूबे हिरात में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे, जिनमें 2000 अफराद हलाक हुए हैं।
और अब बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े की। इसराइल की फ़िज़ाइया ने कहा है कि हमास के हमले के बाद बैरून मुल्क तैनात अपने फ़ौजियों को जंग में शामिल होने के लिए वतन वापस बुलाया गया है। फ़िज़ाइया के मुताबिक इसके कार्गो तैयारों ने सैकड़ों इसराइली फ़ौजियों को बैरून मुल्क से वापस लाने का काम किया है। इसराइल ने अपने 3 लाख साबिक़ फ़ौजियों को भी जंग में शामिल होने के लिए बुलाया है। दरिसना इसराइल की एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में कहा है कि गजा की सरहद से मुत्तसिल इलाके अस्कोल में रॉकेट हमले में 2 गैर मुल्की हलाक और एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक तकरीबन 1800 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर इसराइल ने गजा की सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा पेश किया है। इसराइली फौज इन मकामात पर बारूदी सुरंगें बिछा रही है जहां से हमास ने दाखिल होकर हमला किया था। हमास ने कहा है कि अगर इसराइल ने पेशगी इंतबाह के बगैर हमला किया तो वो एक एक करके इसराइली यरगामालियों को मार डालेगा। इसराइल का गाजा पर कंट्रोल करने का बयान हमास की इस वार्निंग के बाद आया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा पट्टी से अब तक 1,87,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। ये तादाद मजीद बढ़ने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 1,37,000 अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कमीशन के इमदादी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। और इस बीच यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा के लिए पानी, खुराक और बिजली की खदमात बंद न करे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते से फरार होने की कोशिश करने वालों के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के क़याम पर जोर दिया है। जोसेफ बोरेल ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी बुनियादों के मुताबिक होना चाहिए। इसके बाद फैसले बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी हैं। बोरेल ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हिमायत जारी रखेगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 दिन में अमरीकी सदर जो बाइडन को तीसरी मरतबा फ़ोन कॉल की। बाइडन ने हमास के इसराइल पर हमलों की मजम्मत की और इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर जोर दिया। बाइडन ने खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी को दुगना करने के अलावा इसराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स के साथ साथ गोला बारूद की सप्लाई का वादा भी किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हमास के इसराइल पर खतरनाक हमले के पेश नज़र मकामी और वफाकी इदारे अमरीका में किसी भी बड़े खतरे के इम्कान पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बाइडन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इसराइल का वाक़या बहुत से अमरीकी ख़ानदानों के लिए ज़ाती अलमिया है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीकी अवाम और इसराइल पर हमलों के साथ साथ हज़ारों साल की यहूदी दुश्मनी और जबर के दर्द को महसूस करते हैं। बाइडन ने कहा है कि उन्होंने इसराइल पर हमास के खौफनाक दहशतगर्दाना हमलों के बाद वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इसराइल की हिमायत और सलामती के लिए अमरीका के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसराइल और इसके अवाम की सलामती के लिए जो भी ज़रूरी है वो किया जाएगा। और इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग का आज 5वां दिन है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सीनियर इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा इसराइल उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए है। हमास के हमले के बाद जनूबी कोरिया के लोग इसराइल से वतन वापस पहुंच गए। तेल अवीव से तकरीबन 200 जनूबी कोरियाई बाशिंदों को लेकर एक परवाज़ जनूबी कोरिया के एंचिन हवाई अड्डे पर पहुंची। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा पाक जुन ने एक पार्लिमानी ऑडिट के दौरान बताया कि तकरीबन 560 जनूबी कोरियाई बाशिंदे इसराइल में तवील अरसे से मुक़ीम थे, जबकि 500 से ज़ायद मुख्तसर अरसे के लिए वहाँ मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जनूबी कोरिया के किसी शख्स के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अगली खबर बरतानिया से। बरतानिया के शहर लंदन के लेटन एयरपोर्ट के कार पार्क में आग लगने के बाद रात गए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। परवाजें दोपहर तक के लिए मुअत्तल रहेंगी। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की नज़र जीत के सिलसिले को बरकरार रखने पर रहेगी। भारत ने अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की थी। दिल्ली में पिछला मैच साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था, जिसमें रनों की बरसात हुई थी। ऐसे में टीम इंडिया वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में एकतरफा जीत दर्ज करने के इरादे से
सामने आएगी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम अभी तक वनडे में भारत को हराने में नाकाम रही है। वनडे में आखिरी बार दोनों टीमों का मुकाबला 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था। उस वक्त अफगानिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। उधर वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी जीत दर्ज कर ली है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 345 रन का बड़ा हदफ दिया। श्रीलंका की जानिब से कुशाल मेंडिस और सिदिरा समारा विक्रमा ने सेंचुरी इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 4 विकेट हासिल किए। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां स्कोर की। रिजवान 134 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे तो शफीक ने 113 रन की इनिंग खेली। ये वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी टीम का हासिल करदा सबसे बड़ा हदफ है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने पहला मैच हारने के बाद जबरदस्त वापसी की है। बांग्लादेश के खिलाफ डेविड मिलान की 140 रन की इनिंग की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 364 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम राइस टॉफली की खतरनाक बॉलिंग के सामने 227 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने यह मैच 137 रन के बड़े फर्क से जीतकर वर्ल्ड कप में अपना खाता खोल दिया। और सदी के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के दुनिया भर में मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को पैदा होने वाले अमिताभ की अदाकारी का हुनर 50 साल से ज्यादा अरसे से जारी है। माना जा रहा है कि अमिताभ ने अपनी फिल्मों से भारतीय फिल्मों की अदाकारी की किताब में एक नया बाब लिखा है। अदाकारी हो या टीवी की मेजबानी, हर किरदार उनका अंदाज बेमिसाल है। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अमिताभ का शुमार भारतीय सिनेमा के कामयाब तरीन अदाकारों में होता है। दूरदर्शन की जानिब से अमिताभ बच्चन को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।